विवेचना में आज सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां की कहानी, जिन्होंने हमेशा विरोध किया भारत के विभाजन का। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरू में उन्हें भारत में खान साहब या बादशाह खां कहा जाता था। बहुत से लोग उन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते थे। 6 फीट 4 इंच का कद, बिल्कुल सीधी कमर, दयालु आंखें और अहिंसा के पुजारी, ये थे खान अब्दुल गफ्फार खां। आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी से प्रेरणा पाकर बादशाह खां ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। 30 के दशक में उन्होंने सेवाग्राम में गांधी जी के साथ खासा वक्त बिताया। वो रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन भी गए। मशहूर राजनयिक नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस टेल्स फ्रॉम डिप्लोमेटिक पास्ट में लिखते हैं, कांग्रेस के 5 लोगों ने भारत के विभाजन का विरोध किया: महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 31 मई से 2 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान को स्वीकार करने का अहम फैसला लिया गया। सीमांत गांधी को लगा कि उनके साथ धोखा किया गया है। न सिर्फ ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई साल जेल में रखा, बल्कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान की सरकार भी उन्हें जेल में रखने से पीछे नहीं रही। नेल्सन मंडेला की तरह बादशाह खां ने भी अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में बिताए। दिसंबर 1921 में बादशाह खां को पेशावर जेल में रखा गया। अपने लंबे कद की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बादशाह खां अपनी आत्मकथा माई लाइफ एंड स्ट्रगल में लिखते हैं, जब मैंने जेल के कपड़े पहने तो पाजामा मेरी पिंडली तक ही आया और कमीज मेरी नाभि तक भी नहीं पहुंच पाई। जब मैं नमाज पढ़ने बैठता था तो तंग होने की वजह से मेरा पाजामा अक्सर फट जाता था। मेरी कोठरी उत्तर की तरफ थी, इसलिए उसमें सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं थी। रात में हर 3 घंटे पर संतरी बदलते थे। जब भी ऐसा होता था बहुत शोर मचता था। वो तब तक हम पर चिल्लाते रहते थे जब तक हम उनकी आवाज़ का जवाब नहीं दे देते थे। वर्ष 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया तो उसका बड़ा असर सीमांत प्रांत में दिखाई दिया। 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सरकार ने खान अब्दुल गफ्फार खां और उनके कुछ साथियों को पेशावर जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये खबर सुनते ही हजारों लोगों ने चरसड्डा जेल को घेर लिया, जहां गफ्फार खां को रखा गया था। पूरा पेशावर शहर सड़कों पर आ गया। राजमोहन गांधी बादशाह खां की जीवनी गफ्फार खान नॉन वायलेंट बादशाह ऑफ द पख्तून्स में लिखते हैं, उस दिन पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार और सीमांत प्रांत में अंग्रेज पुलिस की गोलियों से 200 से लेकर 300 के बीच पठान मारे गए। इसके बावजूद आमतौर से गर्म खून वाले पठानों ने कोई जवाबी हिंसक कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि सेना की गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने पठानों की निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। हुक्म न मानने के कारण बाद में कई सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें लंबी जेल सजाएं दी गई। लेकिन किस्सा ख्वानी बाजार के इस अहिंसक प्रदर्शन ने अंग्रेज शासन के अंत की इबारत लिख दी थी। 23 फरवरी 1948 को बादशाह खां ने पाकिस्तान संविधान सभा के सत्र में भाग लिया और नए देश और उसके झंडे के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली। पाकिस्तान के संस्थापक और संविधान सभा के प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें चाय पर बुलाया। इस मौके पर उन्होंने गफ्फार खां को गले लगाते हुए कहा, आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा पाकिस्तान बनाने का सपना पूरा हुआ। 5 मार्च 1948 को खान अब्दुल गफ्फार खां ने पहली बार पाकिस्तान की संसद में भाषण दिया। उन्होंने स्वीकार किया
मैंने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने विभाजन के दौरान हुए नरसंहार की तरफ सांसदों का ध्यान खींचा, लेकिन यह भी कहा कि अब जब विभाजन हो ही चुका है तो अब लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं बनती। लेकिन बादशाह खां और पाकिस्तानी सरकार के बीच सुलह बहुत दिनों तक नहीं रह सकी और ब्रिटिश सरकार के जाने के 10 महीनों के अंदर ही बादशाह खां को देशद्रोह के आरोप में पश्चिम पंजाब की मॉन्टगोमरी जेल में 3 साल के लिए भेज दिया गया। अप्रैल 1961 में पाकिस्तान के सैनिक शासक अयूब खान ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर सिंध की जेल में भेज दिया। डेरा इस्माइल खां में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयूब खान ने ऐलान किया, अब्दुल गफ्फार खां चाहते थे कि सीमांत प्रांत भारत का हिस्सा बन जाए। इस मुहिम में असफल होने के बाद उन्होंने अपने इलाके के लिए पाकिस्तान में एक अलग प्रांत की मांग की, जहां वो अपने आप को बादशाह बनाना चाहते थे। बाद में वो सीमांत प्रांत को अफगानिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश करने लगे। 1961 तक बादशाह खां पाकिस्तान की सरकार के लिए एक देशद्रोही, महत्वाकांक्षी अफगान एजेंट और अवांछित व्यक्ति हो गए थे। हालात ऐसे बन पड़े कि उन्हें पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान में शरण लेनी पड़ी। 1969 में जब भारत की प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के दौरे पर गई तो वहां भारत के राजदूत अशोक मेहता ने बादशाह खां को इंदिरा गांधी के सम्मान में दिए गए भोज में आमंत्रित किया। नटवर सिंह अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस में लिखते हैं, इंदिरा गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां से पूरे 22 साल बाद मिली। उन्होंने अपने बड़े बेटे राजीव गांधी और बहू सोनिया का उनसे परिचय करवाया। फ्रंटियर गांधी ने राजीव गांधी को गले लगाते हुए कहा कि जब वो 2 साल के थे उन्होंने उन्हें अपनी गोद में खिलाया था। अगले दिन मैं उस घर में गया जहां बादशाह खां ठहरे हुए थे। वो जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने मुझे भी खाने की दावत दी। खाने के दौरान मैंने बादशाह खां को बताया कि इंदिरा गांधी आपकी सुविधानुसार आपके घर आकर आपसे मिलना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, इंदिरा गांधी यहाँ नहीं आएंगी, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। तय हुआ कि वो अगले दिन 4 बजे इंदिरा गांधी से मिलने स्टेट हाउस पहुंचेंगे। मुझे उनको पोर्च में रिसीव करना था, लेकिन मुझे वहां पहुंचने में कुछ सेकंडों की देर हो गई। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, आपको वक्त पर आना चाहिए था। उनकी समय की पाबंदी ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा। उसी बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खां ने गांधी शताब्दी समारोह में भारत आने के लिए हामी भर दी। बादशाह खां पूरे 22 वर्षों बाद भारत आ रहे थे। वो अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत आए। उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, लेकिन काबुल के पाकिस्तानी दूतावास ने उस पर एक्सटेंशन की मोहर लगा दी। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। बादशाह खां के भतीजे मोहम्मद यूनुस अपनी आत्मकथा पर्सन्स, पैशंस एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं, जब बादशाह खां हाथों में अपने कपड़ों की गठरी लिए हुए नीचे उतरे तो इंदिरा गांधी ने उसे उनके हाथ से लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप वैसे ही बहुत बड़ा बोझ उठाकर चल रही हैं, मुझे अपना हिस्सा उठाने दीजिए। बादशाह खां भारत में जहां जहां गए लोगों की बड़ी भीड़ उनको सुनने के लिए उमड़ पड़ी। बादशाह खां के दिल्ली पहुंचने का रोचक वर्णन नटवर सिंह ने भी किया है। वो लिखते हैं, बादशाह खां को खुली कार में हवाई अड्डे से शहर लाया जाना था और प्रधानमंत्री को उनके बगल में बैठना था। बादशाह खां के भारत पहुंचने के 1 या 2 दिन बाद देश के कई भागों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। बादशाह खां ने इन दंगों को रोकने के लिए 3 दिन के अनशन की घोषणा की। ये सुनते ही दंगे रुक गए। 24 नवंबर 1969 को उन्होंने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने 2 टूक बात करते हुए कहा कि आप गांधी को उसी तरह भुला रहे हैं जैसे आपने गौतम बुद्ध को भुलाया था। कुछ दिन बाद जब वो इंदिरा गांधी से मिले तो उन्होंने उनसे भी बिना किसी लाग लपेट के कहा,
आपके पिता और पटेल ने तो मुझे और पख्तूनों को तो भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। राजमोहन गांधी लिखते हैं, इंदिरा गांधी की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बादशाह खां की सावकोई का बुरा नहीं माना और काबुल में तैनात होने वाले हर भारतीय राजदूत को यही सलाह दी कि वो बादशाह खां की ज़रूरतों का ध्यान रखें। 70 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान की सरकार ने उन्हें जलालाबाद में रहने के लिए एक घर दे दिया। बादशाह खां उस घर में पलंग की जगह चारपाइयों का इस्तेमाल करते थे। वो अपने शयन कक्ष में न सोकर जाड़े में भी पहली मंजिल के बरामदे में सोया करते थे। जब मशहूर लेखक वेद मेहता उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने उनसे शिकायत भरे लहजे में कहा था, भारत में गांधीवाद मर चुका है, वहां गांधी को भुला दिया गया है। आपकी सरकार वो हर काम कर रही है जिसका कि गांधी ने विरोध किया था। हमारे पठानों के बीच गांधी की कदर आपसे ज्यादा है। बादशाह खां ने शुरू में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का समर्थन किया था, लेकिन 1981 में जब वो इलाज के सिलसिले में भारत आए तब तक वो अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति के खिलाफ हो चुके थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से अनुरोध किया कि वो उनकी सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव से बैठक तय करवाएं। भारत के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जयंत दीक्षित अपनी किताब एन अफगान डायरी में लिखते हैं, बादशाह खां चाहते थे कि वो ब्रेजनेव से मिलकर उनसे अफगानिस्तान से सोवियत सेना हटाने का अनुरोध करेंगे। इंदिरा गांधी ये प्रयास करने के लिए झिझक रही थी। उनका मानना था कि सोवियत उनकी तरफ से आए इस अनुरोध को पसंद नहीं करेंगे। दूसरे, उनका ये भी मानना था कि थोड़े समय के लिए अफगानिस्तान में सोवियत उपस्थिति भारत के हितों के खिलाफ नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी बहुत दिनों तक बादशाह खां के दबाव की अनदेखी नहीं कर पाई। जयंत दीक्षित लिखते हैं, इंदिरा गांधी ने बादशाह खां के संदेश को सोवियत राजदूत वोरोनसोव और भारत की यात्रा पर आए सोवियत उपराष्ट्रपति वेसेली कुज़नेत्सोव तक पहुंचाया। और जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद दोस्त भारत आए तो उन्होंने उनसे पूछा, आप अफगानिस्तान से सोवियत सेना हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी भारत के पड़ोस में अनिश्चित काल के लिए सोवियत सेना के रहने के मुद्दे पर सावधानी पूर्वक चलना चाहती थी, लेकिन बादशाह खां की बात रखने के लिए उन्होंने अफगान विदेश मंत्री दोस्त के सामने ये सवाल रखा। आखिरकार सोवियत नेता बादशाह खां और ब्रेजनेव के बीच मुलाकात नहीं करवा सके और उसी साल नवंबर में ब्रेजनेव का देहांत हो गया। वर्ष 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां एक बार फिर भारत आए, जहां उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। 20 जनवरी 1988 की सुबह 6:55 पर बादशाह खां ने 98 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें अफगानिस्तान में जलालाबाद में उनके घर के अहाते में दफनाया जाए। फ्रंटियर गांधी के करीब 20,000 प्रशंसकों और समर्थकों ने पाकिस्तान में उत्मनज़ई से उनके जनाजे के साथ बिना किसी पाकिस्तानी पासपोर्ट और अफगान वीज़ा के डूरंड लाइन पार कर अफगानिस्तान में प्रवेश किया। उनके साथ कारों, ट्रकों और बसों का एक लंबा काफिला गया। जलालाबाद में इस जुलूस में कई और हजार लोग शामिल हो गए। उनके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी दोनों मौजूद थे। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।